गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज की ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर हमारी ये 34 है। हम लोग संघवाद के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए संघवाद का अर्थ क्या होता है? एक से ज़्यादा। संघ किसका बनता है? ग्रुप किसका बनता है जब हम एक से ज़्यादा होंगे? तो संघवाद के बारे में हमने पढ़ना है। संघीय सरकार मतलब ऐसी सरकार जिसमें सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, उसे हम संघीय सरकार कहते हैं या संघवाद कहते हैं। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना, क्षेत्र विविधताओं का सम्मान करना है। क्या है ये? देखिए, जैसे हमारे पूरे भारत देश के लिए जो नियम कानून बनाएगी वो है हमारी केंद्र सरकार का, ठीक है। उसके नीचे जिसके पास थोड़े कम अधिकार हैं, जो एक छोटे क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, वो है राज्य सरकार। फिर है हमारी क्षेत्रीय सरकार, जिसको हम पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका बोलते हैं, ठीक है। और इस तीनों का वर्णन हमारे संविधान में है। अब हमारे संविधान ने ये भी स्पष्ट कर लिया कौन से कार्य और जिम्मेदारियां हैं जो केवल केंद्र सरकार करेगी, जैसे रक्षा, जैसे विदेशी मामले, है ना, ये सब हमारी केंद्र सरकार करती है। दूसरा है हमारा, वो है संघ सूची। संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय दिए हुए हैं जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची में केवल वो नियम है जिसमें वो कार्य है, लिस्ट है, जिसमें केवल राज्य कानून बनाएंगे। और समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सलाह मशवरा करके नियम और कानून बनाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि हमने अपने पूरा जो हमारा सरकार है, उस सरकार के हमने 3 लेवल कर दिए, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और दूसरी क्षेत्रीय सरकार, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफरेंस की क्या डिफरेंस है भाई संघात्मक और एकात्मक में। अभी हमने पढ़ा 2 या 2 से अधिक अगर सरकार के स्तर होंगे तो वो कौन है? संघात्मक। और अगर सरकार का एक ही स्तर है, मतलब मान लीजिए सिर्फ केंद्र सरकार है, सारा डिसीजन, हर फैसले, हर मामले पूरे देश के लिए सिर्फ यही करेगी, तो ये क्या है? एकात्मक सरकार। और बाकी इकाइयाँ, मान लीजिए एक केंद्र सरकार है तो राज्य सरकार और क्षेत्रीय सरकार इसी के अंडर में काम करेंगी, जो नियम कानून इसने बनाए हैं वो सब इनको फॉलो करने हैं। केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती संघात्मक में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल राज्य सरकार ही करेगी, उसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती। जबकि एकात्मक सरकार में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश दे सकती है, मतलब इसमें ये नहीं गलत है, इसमें वो दे सकती है कि वो इस प्रकार का कार्य करे। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, वह इसलिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि यहाँ पर राज्य के पास कोई अधिकार दिया ही नहीं आपने, तो वो जनता के प्रति भी जवाब देनी होगी। जवाबदेह कौन होगा? केंद्र सरकार। भारत, कनाडा, जर्मनी, इसमें संघात्मक सरकार है। फ्रांस, चीन, जापान, इसमें एकात्मक सरकार है, मतलब एक ही है सरकार का लेवल। साथ आकर संघ बनाना। अब ये जो संघवाद है इसके कई प्रकार हैं। साथ आकर संघ बनाना अर्थात 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन। सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता का एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य में, मतलब आपने 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को लेकर एक बड़ी इकाई का गठन किया। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में बहुत सारी स्वतंत्र इकाइयाँ हैं और इन सबको मिलाकर बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। हमने बहुत छोटे छोटे स्वतंत्र इकाइयों को लेकर एक बड़ी इकाई का गठन किया, और ये जो सभी स्वतंत्र राज्य हैं ये एक समान, इनकी सत्ता एक समान होती है, ठीक है। दूसरा, साथ लेकर संघ बनाना। एक बड़े देश द्वारा अपनी आर्थिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन। अब हमने क्या किया भारत में, हमारा क्योंकि हैदराबाद में एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो केरल में एक भाषा बोलने वाले लोग हैं, हमने इन विविधताओं को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन किया, और इसमें सबसे शक्तिशाली केंद्र होता है और उसके अंदर राज्य होता है, ठीक है। अब भारतीय संविधान में सरकारों के मध्य किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किया गया, कैसे बांटा? अभी मैंने आपको बताया एक संघ सूची है जिसमें केवल केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह नियम और कानून बनाएगी, जिसमें कुछ
ऐसे मामले होते हैं जो केवल जो पूरी देश के हित के लिए होते हैं, जैसे प्रतिरक्षा, देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सब राष्ट्रीय महत्व, पूरे राष्ट्र के महत्व के लिए हैं। इसलिए इन पर केवल केंद्र सरकार ही नियम और कानून बनाती है। पूरे देश के लिए इन मामलों पर एक ही तरह की नीतियों की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हमें गुजरात के लिए अलग नीति चाहिए, विदेशी मामलों के बारे में, या हिमाचल के लिए अलग चाहिए, हमें पूरे देश के लिए एक ही चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ केंद्र सरकार को ये अधिकार दे देते हैं कि वो पूरे देश के लिए ये नियम कानून बनाएगी। इसी कारण इन विषयों को संघ में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। अगली आई राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में विषयों के बारे में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अगला आया समवर्ती सूची, जैसे शिक्षा, ये समवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसमें बनाएंगे। वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकारी, ये सारे वो विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम और कानून मशवरा करके नियम और कानून बनाते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो, मान लीजिए दोनों के कानूनों में टकराव होता है कि कौन बनाएगा, तब केवल केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। और अगर कोई ऐसा विषय है जो न केवल संघ में है, न वो राज्य में है, न वो समवर्ती में है, तो ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। ठीक है, अब ये आपका वर्कशीट है, ध्यान से इसको आपको करना है।